अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। मक्का की फसल में लगने वाले रोग और उनका समेकित नियंत्रण। शहतूत रेशम कीट पालन में संतुलित आहार और रखरखाव प्रबंधन। मक्का की फसल इस समय कहीं नरमंजरी तो कहीं भुट्टे बनने की अवस्था पर है और इस समय फसल पर विभिन्न प्रकार के रोग दिखाई दे रहे हैं जो कि इसकी उत्पादकता पर विपरीत असर डालते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपने भी मक्का की फसल लगा रखी है तो आप इस फसल में रोगों का नियंत्रण कैसे करें, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के पौध रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज कुमार वर्णवाल। खास करके हम लोग बताना चाहेंगे किसान भाई कि मकई पूरे झारखंड में 3 बार लगाया जाता है। इस तरह से मकई हम कह सकते हैं कि सालों भर खेती करते हैं हमारे किसान भाई। मकई में पत्ती पर धब्बा दिखाई पड़ रहा है, तने पर भी कुछ पीले पीले धब्बे दिखाई पड़ रहे हैं, साथ साथ मकई में भी कुछ इस तरह धब्बा आ रहा है जिस कारण से मकई अच्छा नहीं हो रहा है। सबसे पहले किसान भाई बताना चाहेंगे, जो पत्ती में आपके धब्बे दिखाई पड़ रहे हैं वो पत्ती में वास्तव में हेलमिंथोस्पोरियम पत्ती अंगमाई रोग है। इस रोग का लक्षण खास करके पत्ती में ही दिखाई पड़ता है। यह रोग जब ठंड पड़ती है खास करके उस समय रोग के लक्षण ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। ऐसा देखा जाता है ठंड जो ही बढ़ेगी इस रोग का लक्षण दिनों दिन बढ़ते जाएगा। यह रोग के लक्षण जब पत्ती निकलती है तभी खासकर दिखाई पड़ते हैं और ये जब तक हम लोग मकई तोड़ते नहीं हैं तब तक ये रोग के लक्षण आता रहता है। शुरू में ये रोग का लक्षण खास करके देखा जाता है कि छोटा छोटा धब्बा के रूप में पत्ती पर दिखाई पड़ता है जो भूरा रंग का होता है, जो आपस में धीरे धीरे जो ही बीमारी तेजी से बढ़ती है आपस में छोटे छोटे धब्बे मिल करके बड़ा धब्बा बना देता है, जिसके फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण पत्ती में हो नहीं पाता है और इसके कारण से उपज में कमी आती है। उसको दूसरा बीमारी जो है जो तना में आता है या मकई में आता है, मकई में पीला पीला धब्बा बनता है चितकबरा जैसा, या कह सकते हैं जिस लगता है पानी लग गया हो उस तरह का धब्बा दिखाई पड़े तो निश्चित रूप से कहते हैं वो सीध ब्लाइट बीमारी है। सीध ब्लाइट बीमारी खास करके बरसात में बहुत ज़्यादा होता है। जिस खेत में पानी का जमाव ज़्यादा होगा या कह सकते हैं जिस वर्ष ज़्यादा बारिश होती है उस वर्ष ये रोग का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा देखा जाता है मकई में कोब में ठीक से दाना नहीं बन पाता है सीध ब्लाइट के कारण। तो इस बीमारी को रोकने के लिए किसान भाई हम लोग कुछ सुझाव देते हैं। पहला जो मैंने बताया कि पत्ती खास करके हेलमिंथोस्पोरियम पत्ती अंगमारी रोग, इस रोग के बारे में हम लोग ये कहते हैं यदि बीज बोने से पहले समय में बीज उपचार कर दिया था तो निश्चित रूप से बहुत हद तक बीमारी को आसानी से कंट्रोल कर सकते थे। बीज उपचार हम लोग जनरली बोलते हैं 3 ग्राम कैप्टान या 3 ग्राम थीरम या 3 ग्राम इंडोफिलियम 45, तीनों में से कोई एक दवा से बीज उपचार करते हैं, या बेबिस्टिन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करने की सलाह देते हैं। तो कैप्टान, थीरम या
इंडोफिल M45, तीनों में से कोई एक दवा का मात्रा होगा 3 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज, या बेबिस्टिन 2 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की तरह से बीज उपचार करने पर एल्बिडोस्पोरियम पत्ती अंगमाई रोग को आसानी से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। यदि रोग का लक्षण खेत में दिखाई पड़ता हो तो उसमें हम लोग खास करके कहते हैं इंडोफिल M45 या साफ, दोनों में से कोई एक दवा 2 से 3 ग्राम दवा, अगर आप साफ छिड़काव करते हैं तो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाइए, या इंडोफिल M45 या जिसको मार्केट में डायथेन M45 या इंडोफिल M45 मंकोजेब बोलते हैं इसे, मतलब किसी भी एक दवा का 3 ग्राम इंडोफिल M45 या डायथेन M45 के 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करने पर इस बीमारी को आसानी से रोका जा सकता है। दूसरी जो बीमारी वो सीथ ब्लाइट रोग जिसको बोलते हैं हम लोग है। सीथ ब्लाइट रोग रोकने के लिए किसान भाई हम लोग बोलते हैं जो ही रोग का लक्षण दिखाई पड़े आप तुरंत बेबिस्टिन नामक दवा का छिड़काव करें। बेबिस्टिन 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने पर इस बीमारी को आसानी से हम लोग रोक सकते हैं। किसान भाई इन बातों को यदि आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा उपज मिलेगा और एक अच्छे सफल किसान कहलाएंगे। धन्यवाद। ये थी कुछ उपयोगी जानकारी। आप लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। शहतूत रेशम कीट पालन में संतुलित आहार और रखरखाव प्रबंधन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, कल के कार्यक्रम में हमने आपको शहतूत रेशम कीट के आवास और शहतूत के पौधे लगाने पर जानकारी दी थी। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए रेशम कीट के आहार और रखरखाव प्रबंधन पर जानकारी लाए हैं, जिसे हमारे बीच साझा कर रहे हैं केंद्रीय रेशम कीट बीज प्रक्षेत्र जिला पूर्णिया के वैज्ञानिक डॉक्टर GS प्रसाद। रेशम कीट पालन ये एक बहुत ही सरल और थोड़ा सावधानी से अगर किया जाए तो इससे अच्छी आय किया जा सकता है। अब इसके लिए 2-3 मुख्य बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जब अंडा आने के बाद, जब तितली अंडा देती है उसके 10 दिन के बाद उससे कीड़ा निकलता है। कीड़ा निकलने के बाद अब पत्ती की बारी आती है, तो पत्ती का चुनाव, तो सर्वप्रथम जब कीट अंडे से निकल रहा है उस समय वो कीड़ा बहुत ही छोटा और नाजुक होता है, इसलिए उस समय उसे एकदम मुलायम पत्ते की आवश्यकता होती है। तो वैसे समय में आप उसी तरह पत्ते का चुनाव करेंगे। फील्ड में आपके पत्ते हैं, उसे आप ऊपर का जो टॉप होता है ऊपर का, उसको छोड़ करके पहला दूसरा पत्ता छोड़ करके तीसरा चौथा पत्ता जो है आप ला करके वहाँ से लाएं। और पत्ता का भी एक ऐसा समय तोड़ने का समय रखें कि ये सुबह का समय रखें या शाम का समय। पत्ता वहाँ से लाने के बाद उसको एक चॉपिंग नाइफ, कोई किसी तरह का चाकू हो जिससे कि पत्ता को छोटा छोटा बारीकी से काट दें। काट करके और उस अंडे पर जो अंडा निकला है उसके ऊपर आप उस पत्ते का छिड़काव कर दें। छोटा जो कटा हुआ पत्ता है जो कि 1 से आधा से 1 इंच का डायमीटर का पत्ता हो, इतना छोटा काटना चाहिए और उसके ऊपर छिड़काव कर दें। कीट जो है वो अंडा से निकल करके उस पत्ती पर आ जाएगा। अब एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, कीड़े को एक दिन में 4 बार पत्ता देना चाहिए। 4 बार पत्ता, इसके लिए समय बना लें आपकी सुविधा अनुसार। एक सुबह में दे दें, 10 बजे दे दें, शाम को 4 बजे दे दें और रात में खाना खाने के बाद 8 बजे 9 बजे के आसपास आप पत्ता दे सकते हैं। इस तरीके से कीड़ा का जो ये लाइफ है, जो लार्वल पीरियड है, ये 20 से 22 दिन का होता है और 20-22 दिन में कीड़ा जो है अपना 4 बार अवस्था चेंज करता है। 4 बार अवस्था चेंज करता है। ये एक मुख्य इसका बात है जिस पर कि थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। जब फर्स्ट कीड़ा निकला उसके दूसरे या तीसरा दिन कीड़ा मोल्ट में बैठता है। इसमें इसका बिहेवियर क्या है कि कीड़ा जो है वो अपना खाल निकालता है। खाल, तो वो हर बार 4 बार लाइफ में खाल निकालता है।
तो इसके समय थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। जिस समय वो मोल्ड में बैठा है उस समय कीड़ा को पत्ता नहीं दिया जाता है। आप देख लेंगे इसका मोल्ड का बिहेवियर भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। एक बार अगर आप 2 बार देखेंगे तो जब ये कीड़ा मोल्ड में बैठेगा वैसे अवस्था में वो हिलता डुलता नहीं है, पत्ता नहीं खाएगा, चुपचाप बैठा रहेगा। और फिर ये 24 घंटा में ये मोल्ट आउट हो जाता है। फिर अगले दिन 24 घंटा के बाद आप देखेंगे कीड़ा बाहर आ गया है, घूम रहा है, मूवमेंट हो रहा है, उसका सर हिला रहा है, तो आप समझ जाएं कि कीड़ा मोल्ट आउट हो गया है। फिर आप उसके ऊपर एक नेट मिलता है, वो आसानी से उपलब्ध है। और नहीं तो आप कंसर्न रेशम सेरिकल्चर का जो बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ से इनकी सेरिकल्चर का सामान आपूर्ति किया जाता है, उससे कंसर्न करेंगे तो आपको इसका जाली जैसा नेट मिलता है वो उसे ले लेंगे और वो कीड़ा के ऊपर डाल देंगे, ऊपर से पत्ता देंगे, कीड़ा अपने आप ऊपर आ जाएगा। उसको उठा करके आप अगले दूसरे डाला में डाल लें, नीचे का वेस्टेज निकाल दें। इस तरीके से आपको 4 बार मोल्ट आउट करना है कीड़ा को। और 4 बार में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि पत्ता जो है एज के अनुसार छोटा रहने पर ऊपर से पत्ता लेंगे और जैसे जैसे कीड़ा बड़ा होते जाएगा नीचे की ओर वो पत्ता हार्ड, और सबसे फाइनल जो चौथी 5वीं अवस्था होता है उसमें आप उसको कड़ा से कड़ा पत्ता दे सकते हैं खाने के लिए। अब इसमें 2-3 बातें और सावधानी देने की बात है कि इसमें जब आप वैसे तो इसका पूरे साल में 3 मौसम क्रॉप ऐसे हैं जो कि बहुत फेवरेबल है, उस समय ना ठंडा होता है ना गर्म होता है। लेकिन मई जून में अगर आप रेयरिंग करने जा रहे हो या नवंबर दिसंबर में रेयरिंग करने जा रहे हो तो वैसे समय में तापमान थोड़ा ज़्यादा या कम होता है। तो वैसे समय में आपको 2-3 सावधानी करनी पड़ेंगे। जैसे कि अगर आप गर्मी में रेयरिंग करने जा रहे हैं तो दरवाज़ा खिड़की थोड़ा गर्मी दिन के समय बंद करके रखें। अगर हो सके तो ये टाट का जो बैग होता है, गन्नी क्लॉथ जो बोलते हैं, बोड़ा जो बोलते हैं, उसको थोड़ा भिगा करके एक पर्दा लगा करके रखें जिससे कि आपका रूम ठंडा रहे। इस तरीके से आप 20 से 22 दिन कीट पालन करते हैं तो आपको 20 से 22 दिन के बाद कीड़ा पक कर तैयार हो जाता है। पकने का मतलब हो गया कि कीड़ा मैच्योर हो गया, अब वो कोकून बनाने के लिए तैयार है। कोकून ही प्रोडक्शन करना रेयरिंग कीट पालन का मुख्य उद्देश्य है। इसी कोकून से ही सिल्क तैयार किया जाता है। तो 20 से 22 दिन के बाद आप देखेंगे कि कीड़ा जैसे कोई फल पक जाता है पीलापन हो जाता है, उसी तरह कीड़ा भी हल्का पीलापन हो जाएगा। वो देखेंगे कि वो जगह, तो फिर उसके लिए कोकून बनाने के लिए एक चंद्रिका आती है जो कि बांस का ही बना हुआ आता है, उसमें पके हुए कीड़ों को चुनकर उसमें डाल दिया जाता है। और वो कीड़ा जब आपका पूरा कीड़ा चंद्रिका में डाल देंगे अगले दिन आप देखेंगे कि उसमें वही कीड़ा जो है वो कोकून बना दिया है। कोकून 24 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 24 घंटा में वो कोकून तैयार कर देता है। इस तरीके से आपका फसल तैयार हो गया है। अब आप अगर चाहेंगे कि इसको अब हम लोग इसका कोकून तैयार हो गया, इसके लिए अब क्या किया जाए, तो इसके लिए कोकून मार्केट है या आप जहाँ से ये अंडा डिम लेते हैं वहाँ ग्रेनेज है, उसको भी आप ये कोकून बेच सकते हैं। और नहीं तो इसका कोकून मार्केट में भी कोकून बेच सकते हैं, जिससे कि आपको इससे अच्छी आमदनी हो सकती है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। पालक की उन्नतशील किस्म और वैज्ञानिक बुआई तकनीक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, अभी पालक की बुआई का उत्तम समय चल रहा है। अगर आप पालक की बोनी करने जा रहे हैं तो इससे अधिक उत्पादन लेने के लिए आप इसकी बोनी करते वक्त कौन कौन से वैज्ञानिक पहलुओं को अमल में लाएंगे, आइए जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय जिला भागलपुर के पूर्व कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुखदेव राय से। तो रबी सीजन में पालक के जो वैरायटी का आपने नाम लिया तो पूसा ग्रीन है, ऑल ग्रीन है, पूसा अर्का है, ये सब मुख्य वैरायटी है। पंत ग्रीन है, पंतनगर से निकली हुई वैरायटी है, अर्का ग्रीन है, अर्का राउंड है, बहुत सी वैरायटी है। परंतु पूसा ग्रीन, अर्का ग्रीन, पंत ग्रीन
करके, पंत हरा करके भी आता है। ये बिहार में कॉमन है और अच्छी उपज भी इसकी होती है, अच्छा बढ़ाव भी होता है। अच्छा का मतलब है कि छोटे छोटे स्टेज में ही इसकी पत्तियां चौड़ी हो जाती हैं और एक बार उसको आप रूट कर लेते हैं और फिर इसको लगाते हैं। क्विक ग्रोइंग है, आपको ज़्यादा से 45 से 55 दिन के अंदर में ही आपको तैयारी हो जाता है वैरायटी के बाद। उसके बाद लगाने का समय का जहाँ तक बात है तो इसको हम सितंबर से लेकर दिसंबर तक लगाते रहते हैं। और अब बात करेंगे भूमि तथा भूमि की तैयारी की। अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट या दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है। अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए भूमि का पीएच मान 7 से 8.5 के मध्य होना चाहिए। खेत की 3 से 4 जुताई करके समतल बना लिया जाता है। खाद एवं उर्वरक की बात की जाए तो पालक तथा विलायती पालक की बुआई के 1 माह पूर्व 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट खेत में अच्छी प्रकार मिला देते हैं। खाद की मात्रा आपको जमीन की तैयारी के टाइम में फॉस्फेट आपका 40 किलो, पोटाश 40 किलो और 70-80 किलो, 70 से 80 किलो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की मात्रा, नाइट्रोजन आपको इसको में अनुशंसा की जाती है, जिसका कि नाइट्रोजन का 1/3 भाग, आधा भी नहीं, 1/3 आप लगाने के टाइम में दें और बाकिए को 4-5 स्प्लिट डोजेज में 15 दिन 20 दिन के अंतराल पर एक बार हार्वेस्टिंग करते हैं, थोड़ा सा निकालते हैं छोट बड़ को, उसके बाद में थोड़ा सा खाद दे करके फिर इसको हार्वेस्टिंग कर देते हैं। दूसरी बात रह गई कि इसमें लगाने की विधि, तो लगाने की विधि में बीज की मात्रा किसान बंधु को तो 2.5-3 किलो एक कट्ठे में इसकी बीज की होती है। दूरी इसका 15 से 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर रोड टू रोड, 10 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट करके लगाते हैं। लाइन में लगाना है। तब पानी की जहाँ तक मात्रा है तो पानी इसको मॉइस्ट हमेशा रहना चाहिए। पूरी फसल के लिए 3 से 4 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। आइए बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। खेत में पहली निराई गुड़ाई पहली सिंचाई के पश्चात करनी चाहिए। कुल मिलाकर 2 से 3 निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। निराई गुड़ाई अधिक गहरी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा जड़ों को हानि हो सकती है। और अब बात करेंगे कटाई की। पालक तथा विलायती पालक की पहली कटाई बुआई के 3-4 सप्ताह बाद करते हैं। बाद में प्रत्येक 15 से 20 दिन बाद कटाई की जा सकती है। सामान्यतः किस्म के अनुसार 4 से 6 कटाई की जा सकती है। उपज की अगर बात करें तो 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर औसत पैदावार इससे प्राप्त की जा सकती है। और कीड़े मकोड़े का जहाँ तक सवाल है तो इसको में यदि कुछ कीड़ा मकोड़ा देखते, ऐसे नहीं लगता, लीफ कटर वगैरह को 2 पिल्लू लगती है, परंतु इस पर कोई दवा छींटने का प्रयास किसान बंधु न करें। बहुत को है कि कोई चीज लग जाता है इनको, 45 दिन को क्रॉप है तो आप नीम का दवा, नीम धारित दवा वगैरह का कुछ प्रयोग है। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि ऊपरी जमीन में समय से बोई गई विभिन्न फसलें जैसे मूंग, उड़द, मकई, मूंगफली, धान, मड़ुआ इत्यादि अधिकांश फसलें पककर तैयार हो गई हैं। अतः समय रहते इनकी कटाई का कार्य करें तथा मिट्टी में उपस्थित नमी का लाभ उठाते हुए खेत को तुरंत जोत दें। अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो इस समय तोरिया, हरी मटर, सरसों, आलू एवं असिंचित गेहूं की बुआई करें। ऊपरी जमीन में देर से बोई गई धान की फसल में इस समय गंदी बग कीट का प्रकोप दिखाई दे रहा है। अतः इसके नियंत्रण हेतु क्लोरपाइरिपास धूल 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। जो किसान भाई इस समय असिंचित गेहूं की खेती करना चाहते हैं उनके लिए उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। सरसों की बोनी हेतु उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं।
किसान भाई यह किस्में अपने क्षेत्र के लिए अनुशंसित हैं। इन किस्मों में से किसी एक किस्म का चुनाव कर आप बोनी का कार्य कर सकते हैं। फूल गोभी की फसल में इस समय पत्ती खाने वाली इल्ली, जिसे डायमंड बैक मोथ के नाम से आप जानते हैं, उसका प्रकोप हो रहा है। इसके नियंत्रण हेतु स्पेनोसेट दवा 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला पटना से जगन्नाथ यादव जी, आप ग्लैडियोलस की उन्नतशील किस्मों पर जानकारी चाहते हैं, तो जगन्नाथ जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। ग्लैडियोलस के विभिन्न रंगों के फूल आपको बाजार में डंडी के रूप में मिलेंगे, जिनमें लाल, पीला, गुलाबी, सफेद, बैंगनी इत्यादि कलर पाए जाते हैं। तो आस्कर, अग्निरेखा, रेड मैजेस्टी या मेलोडी प्रजाति का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह यदि आप पीले रंग की स्पाइक चाहते हैं तो सपना, पूनम, सनशाइन या कावेरी प्रजाति के साथ मनमोहन का भी प्रयोग कर सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बैंगन की सफल खेती, एक कृषक के सफलता की कहानी। धनिया की अधिक उपज देने वाली किस्मों और बुआई तकनीक। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010854599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।